नमस्कार दोस्तों, मेरे इस दूसरे वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं टर्निंग ऑटिज़्म अराउंड। अगर आपके बच्चे में ऑटिज़्म का फीचर है तो इसको बैक टू नॉर्मल कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर हम आपसे बातें कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम आज देखेंगे हाई रिस्क बेबी का दूसरा पहलू क्या है, सेकंड पहलू क्या है। बेबी के बर्थ होने के पहले मदर को कोई रिस्क नहीं था। बेबी के बर्थ होने के समय भी बेबी को भी कोई रिस्क नहीं था। बेबी का ग्रोथ नॉर्मल हो रहा था, फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल हो रहा था। आखिर बाद में क्या होता है जिससे कि बेबी फिर से एबनॉर्मल होने लगता है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एज वेल एज जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आइदर थेरापिस्ट और एनीवन। तो जो हाई रिस्क का जो दूसरा पहलू है, उसमें जो पहला फैक्टर होता है वो होता है सोशल कट। सोशल कट क्या होता है? मैंने अपने 25 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर बच्चे को किसी कारण से आप सोशली कट कर देते हैं और बच्चे को एक ही जगह रखते हैं लंबे समय तक, उसको खाना पानी देते हैं, उसको टीवी देखने देते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन देखने देते हैं, सारी सुख सुविधाएँ देते हैं, लेकिन सोशल एक्सपोज़र नहीं दे रहे हैं, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम 2 महीने के बाद बच्चे में ऑटिज़्म का फीचर दिखने लगता है। और अगर यह पीरियड को और लंबा किया जाए तो बच्चे में पूर्ण रूप से ऑटिज़्म का फीचर आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी समय हो सकता है। आप कह सकते हैं कि बच्चे के 3 साल की उम्र पर भी हो सकता है, या उससे थोड़ा कम ज़्यादा उम्र में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पहला पहलू है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं, और उन सारे लोगों के लिए जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरा पहलू है जो कि हाई रिस्क बेबी बना देता है, वो है हाई स्क्रीन टाइम। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा समय तक देखने से बच्चे को मेंटल स्ट्रेस होता है, जो कि आपको बताता नहीं है। मेंटल स्ट्रेस होने के बावजूद भी बच्चा मोबाइल फ़ोन देखते रहता है। और अगर बच्चा एवरी डे मोबाइल फ़ोन्स मोर देन 1 आवर देखना शुरू करता है, तो ये आपको मानना चाहिए कि बच्चा ज़रूर वो धीरे-धीरे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होते जा रहा है। और अगर आप इसको 1 घंटा से ज़्यादा डेली मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो सकता है। और यह भी चांसेस है कि अगर ये ड्यूरेशन, स्क्रीन टाइम का ड्यूरेशन अगर बढ़ते जाए मंथ्स में, ईयर्स में, तो बच्चा बिल्कुल म्यूट हो सकता है और ऑटिज़्म का फीचर टोटल डेवलप कर सकता है। अतः क्या करना चाहिए इन 2 चीज़ों के लिए? पहला, सोशल एक्सपोज़र, सोशल कट के लिए आप अपने बच्चों को हमेशा सोशल एक्सपोज़र देते रहें। अभी आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सोशल एक्सपोज़र कितना दिया जाए? तो जो साइंटिफिक स्टडी बता रहा है, उसके अनुसार, साइंटिफिक स्टडी के अनुसार मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, है ना? मैक्सिमम 6 घंटा का सोशल एक्सपोज़र देना चाहिए आपके बच्चे को। इससे उसका ग्रोथ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन 6 घंटा का सोशल एक्सपोज़र देने के बावजूद भी ऐसा स्टडीज़ बता रहा है कि 200 बच्चे में 1 बच्चे को ऐसा चांसेस है कि वो रिकवर ना करे। ठीक है? अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सोशल एक्सपोज़र है, ये क्या-क्या इंक्लूड कर रहा है? ये इंक्लूड करता है स्कूल टाइमिंग और नॉन स्कूल टाइमिंग। स्कूल टाइमिंग और नॉन स्कूल टाइम, ये दोनों टाइम जो है वो घर से बाहर बच्चा को स्पेंड करना है, दूसरे बच्चों के साथ स्पेंड करना है। घर से बाहर स्पेंड करने वाला जो टाइमिंग है उसको एक्टिव प्ले में काउंट किया जाता है। एक दूसरा टाइप का प्ले होता है जिसको पैसिव प्ले बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा अपने घर के अंदर 4 दीवारी में खेलता है और वो वहीं पर अपना समय व्यतीत करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को एक्टिव प्ले मोड में ले जाएँ, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास होगा। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव प्ले ऑफ मोड्स जो ट्रीटमेंट होता है, एक्टिव प्ले सॉरी ट्रीटमेंट नहीं, एक्टिव प्ले से क्या-क्या चीज़ें डेवलप होती है बच्चे में। एक्टिव प्ले से सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फ्रेंड्स बनाने की टेंडेंसी, अटेंशन का डेवलपमेंट,
स्पीच को समझने की शक्ति, स्पीच को बोलने की शक्ति तथा फिजिकल फिटनेस डेवलप होता है। तो अनेकों ऐसी चीज़ हैं, अनेकों ऐसे स्किल्स हैं जो कि बच्चे डेवलप करते हैं अगर वो एक्टिव प्ले मोड में है तो। और अगर बच्चे पैसिव मोड में हैं यानी कि घर के अंदर खेलते हैं तो जो जो बातें डेवलप होती है एक्टिव प्ले मोड में, उनमें से कोई एक बात या एक से ज़्यादा बातों में आपका बच्चा पीछे रह सकता है। तो यह रिकमेंडेड है कि आप अपने बच्चे को एक्टिव मोड ऑफ प्ले में रखें। ठीक है। तीसरे पहलू की बात करते हैं जो कि बच्चे को ऑटिज्म या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पैदा करता है। वो है जब दोनों के दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। उस समय क्या होता है, जब दोनों के दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तो बच्चा फिर से रिस्क पे आ जाता है। यहाँ पर क्या बच्चा ऑटिज्म का फीचर डेवलप कर सकता है? ये स्टडी बता रहा है कि इस केस में बहुत कम चांसेस रहता है कि बच्चा ऑटिज्म डेवलप करे। लेकिन क्या ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप करता है, वो होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर पेरेंट्स नहीं मिलते हैं घर पे और हमेशा छोड़ के चले जाते हैं ऑफिस, तो बच्चे में धीरे धीरे इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू होने लगता है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है, जरूरी नहीं है कि स्पीच का प्रॉब्लम पैदा करे, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम पैदा करता है। धीरे धीरे बच्चा पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना कम कर देता है और जो बिहेवियर उसमें दिखता है, अत्यधिक खुश हो जाना जब पेरेंट्स को देखे, और जब पेरेंट्स चले जाए तो अत्यधिक दुखी हो जाना। और कभी कभी बाइपोलर इमोशंस देखने को मिलते हैं बच्चे में। तो जब इस प्रकार का समस्या बच्चा फेस करता है तो और क्या क्या समस्याएं बच्चा फेस करता है? ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में परफॉर्मेंस तो बच्चा अच्छा कर सकता है, लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से वह स्कूल में भी अपना समस्या प्रदर्शित करता है। स्कूल में भी प्रॉपर ध्यान नहीं देता है और घर पर भी प्रॉपर ध्यान नहीं मिलने की वजह से अपना होमवर्क पूरा ठीक से नहीं कर पाता है। और ऐसा करने से बच्चे को विशेष रूप से 2 प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कभी-कभी 3 प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है इमोशनल डिस्टर्बेंस के अलावा। तो पहला प्रॉब्लम होता है ये कि बच्चे में एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है। बच्चे एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, कैलकुलेशन में पीछे रह जाते हैं, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। राइटिंग पैटर्न उनका बिगड़ जाता है, बी को डी लिखते हैं, डब्ल्यू को एम लिखते हैं, सी को उल्टा सी लिखते हैं। इस प्रकार से उनका राइटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा, कभी-कभी वो आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम फेस करते हैं। बातचीत को क्लियर और साफ शब्दों में नहीं बोलने की क्षमता वो उनके पास डेवलप हो जाता है। नहीं बोलने की क्षमता यानी कि डिसेबिलिटी डेवलप हो जाता है। और बच्चे में इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं आती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बच्चा लर्निंग डिसेबल होने लगता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चों में ऑटिज्म का फीचर डेवलप होने लगा क्योंकि वो अपने आया पर डिपेंडेंट रहता है, मेड पर डिपेंडेंट रहता है। तो मेड का जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने वर्क एक्सपीरियंस में, मेड कभी नहीं चाहती है कि बच्चा रोए, इसलिए जब भी जो भी नीड्स उसको चाहिए तुरंत पूरा कर देती है और इस प्रकार बच्चा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। इसके वजह से बच्चों को अगेन स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज आने लगता है। अब मैं बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए। मैं स्क्रीन टाइम पहले कम कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। और जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं वो अपने बच्चे के साथ कैसे टाइम व्यतीत कर सकते हैं, मैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाई स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बच्चे में कोई भी विड्रॉल सिम्टम नहीं आएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आपका बच्चा रोज 4 घंटा मोबाइल फोन देखता है। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना समय देने की जरूरत है। ठीक है। कैसे? सबसे पहले आप देखिए कि 4 घंटा अगर आपका बच्चा यूज कर रहा है तो 4 से 5 दिन तक बच्चे को सिर्फ 3.5 घंटा ही मोबाइल फोन यूज करने दीजिए। फिर इस 5 दिन तक सिर्फ 3.5 घंटा ही मोबाइल फोन बच्चा यूज करेगा।
फिर उसके अगले 5 दिन तक बच्चा सिर्फ 3 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा। फिर उसके अगले 5 दिन तक बच्चा सिर्फ 2.5 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा। उसके अगले दिन 2 घंटे, फिर 1.5 घंटे, सॉरी 5 दिन, फिर उस अगले 5 दिन 2 घंटे, फिर उसके अगले 5 दिन 1.5 घंटे, फिर उसके अगले 5 दिन 1 घंटे, फिर उसके अगले 5 दिन आधे घंटे। मेरे अनुसार आधा घंटा मोबाइल फ़ोन दिखाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को आधा घंटा मोबाइल फ़ोन दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो कहते हैं कि खाने के दौरान आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन मत दिखाइए, लेकिन मैं इससे थोड़ा-सा अलग हट के मेरा सजेशन है। मेरा मानना है कि अगर खाने के समय थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन बच्चा देख लिया, तो बच्चा का अच्छा से खाना खा सकता है और पेट भर सकता है। अगर बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा तो उसको मैल न्यूट्रिशन होने का डर रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप सडनली मोबाइल फ़ोन कट मत कीजिए। अगर आपने सडनली मोबाइल फ़ोन कट कर दिया आप अपने बच्चे में, तो विड्रॉल सिम्पटम्स आ सकते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकते हैं। आप धीरे-धीरे जैसे मैंने बताया आधा-आधा घंटा करके एवरी 5 डेज़ में जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करते जाइए और उसको एक्टिव प्ले से रिप्लेस करते जाइए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के दोनों माता-पिता काम कर रहे हैं, वे अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक पेरेंट उनमें से अपने टाइम का कट शॉर्ट कर सकता है। दूसरा उपाय ये है कि आप चाहें तो जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब से छुट्टी ले सकते हैं 1 साल के लिए अगर आपका डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा है तो, और आप अपने बच्चे को 24 आवर्स दे सकते हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शब्द यूज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना? यू कैन टेक लीव। और इस प्रकार से आप अपने बच्चे के नज़र में और सच में आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ 24 आवर्स हैं, क्योंकि जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अगर उसको आपके बच्चे कंज़्यूम नहीं करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग का क्या फ़ायदा? अगर आप 1 साल की छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका वर्किंग शिफ्ट है, उसमें आप चेंजेज़ कर सकते हैं। अगर आप एबीसी तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन दे करके आप अपने शिफ्ट को सिर्फ एक शिफ्ट में लिमिट कर सकते हैं और बाकी शिफ्ट आप अपने बच्चों के लिए फ्री रख सकते हैं और क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें कि आपके बच्चा आपके साथ हमेशा खेलेगा, आप उसके स्कूल के होमवर्क करेंगे, बच्चे को मेंटल स्टेट में ये पता रहेगा, मेमोरी में पता रहेगा कि मेरी मम्मी या मेरे पापा शाम में मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। उसको एक श्योरिटी होगी, उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द किड्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग एंड फॉर द पेरेंट्स हु आर वर्किंग एंड देयर किड्स आर देयर एट होम विद अ मेड। अब हम बात करेंगे कि ओवर प्रोटेक्शन के बारे में। ओवर प्रोटेक्शन क्या होता है? बच्चा को बोलने के पहले बच्चा का सिर्फ वर्बलाइजेशन के आधार पर जो उनकी मम्मी है या उनके मेड है ये जज कर लेते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए और उस नीड को फुलफिल कर दिया जाता है। इस प्रकार करने से बच्चे में बोलने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब बिना बोले सब कुछ मिल रहा है तो बोलकर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे को 10 नीड्स होता है पूरे 10 नीड होता है पूरे दिन में, तो उन 10 नीड्स में 4 से 5 नीड्स के साथ एक एक्टिविटी करना चाहिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 से 5 नीड्स को इमीडिएटली पूरा नहीं करना है। कम से कम 5 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक चीज़ों को डिले करना है, जब तक कि बच्चा पूरी तरह से उसको लेने के लिए
इंटेंसिटी न लगा ले, पूरी तरह से अपना इमोशन न लगा ले, एंजाइटी न शो करने लगे। या दूसरा ऑप्शन होता है कि बच्चा उसको गिव अप करने लगे, छोड़ने लगे, जाओ नहीं दोगे तो। उस समय तक बच्चे को चीजों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, और वो ऐसा समय है जब आप अपने बच्चे से मैक्सिमम बातें कर सकते हैं। आपको यह बात याद रखनी है कि पूरे दिन में अगर 10 मोटिवेशनल नीड्स हैं, तो उन 10 मोटिवेशनल नीड्स में सिर्फ 4 से 5 मोटिवेशनल नीड के साथ ही ये एक्टिविटी आपको करना है। अगर आप सारे के सारे नीड्स के साथ अगर ये आप एक्टिविटी करने लगेंगे, तो आपका बच्चा बिहेवियर इश्यूज डेवलप कर सकता है। इसीलिए ओनली 40 to 50% आपको यह एक्टिविटी करनी है। इससे आपके बच्चे में बोलने की टेंडेंसी बढ़ेगी और ओवर प्रोटेक्शन कम होगा। तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही तक कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम और भी बातें डिस्कस करेंगे थेरेपी के लिए, कि थेरेपी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तब तक आप हमारे इस सीरीज़ को वॉच करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।